शिवरामपुर नाम के गांव में चंचला और तिरुपति नाम के एक दंपत्ति रहते थे। उनके 3 बेटे थे, रामू, संदीप और चरण। चंचला को शुरू से ही पैसों के लिए पागलपन था, इसलिए वो हमेशा सोचती थी कि वो जिन लड़कियों से अपने बेटों की शादी करेगी, उनके परिवार से खूब सारा दहेज लेगी। काफी समय से वो अपने बेटों के लिए रिश्ते ढूंढ रही थी। एक दिन उनके घर एक मैरिज ब्रोकर आए। उन्हें देखकर चंचला बड़ी खुश हुई और बोली, अरे पंडित जी, बहुत दिनों बाद आपने हमारे घर की ओर रुख किया। आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब आप आए हैं तो जरूर कोई अच्छा समाचार लेकर आए होंगे, तो देर ना करें, जल्दी बताएं। चंचला के इस तरह पूछने पर मैरिज ब्रोकर बोला, बहन जी, आपका असल मकसद ढेर सारा दहेज पाना है। बेटे के लिए अच्छी और सुशील लड़की मिले, इससे आपको सरोकार नहीं। तो मालदार घर ढूंढने में मुझे काफी मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आसपास और दूर दराज के गांवों में घूमता रहा और ये कुछ तस्वीरें लाया हूँ, जरा देखिए। उसने चंचला को कुछ तस्वीरें दिखाई। चंचला ने 2-3 तस्वीरें उठाई और उनमें से 2 को दिखाकर बोली, भैया, इसमें से जो सबसे ज्यादा मालदार घर से हो और ज्यादा दहेज दे, उसे फिक्स कर दो। जी, आपके लिए तो ये ठीक है, लेकिन कम से कम अपने बेटों को तो ये तस्वीरें दिखा दीजिए। उनकी सहमति भी तो जरूरी है ना मैडम। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे जो बात की, आप उस हिसाब से रिश्ता तय कीजिए। अपने बेटों को मैं मना लूंगी। उसने ये कहकर मैरिज ब्रोकर को विदा कर दिया। फिर चंचला ने बुलाया अपने 3 बेटों को और उन्हें रिश्तों के बारे में बताया जो मैरिज ब्रोकर लेकर आया था। राम और संदीप अपनी माँ की बात पर सहमत हो गए, लेकिन चरण ने मना किया। माँ, मुझे इसमें से कोई रिश्ता पसंद नहीं। मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। एक लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, आपको अच्छा लगे या नहीं। उसने दृढ़ता से अपनी माँ से कहा। चरण के ऐसे कहने पर चंचला को शौक लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। फिर उसने उसे मनाने के लिए कुछ यूं कहा, मेरी बात तो सुन चरण, ये बता कि जिस लड़की से तू प्यार करता है उसकी जमीन जायदाद कितनी है? क्या उसके पास कम से कम उतनी संपत्ति है जो हमारे घर के नौकरों को हो? तुम जो भी कहो माँ, शादी मैं अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। चरण ने साफ शब्दों में मना कर दिया। कोई और रास्ता न होने पर चंचला ने चरण की शादी उसकी पसंद की लड़की दिव्या से करा दी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन रवैया खराब रखा। बाकी दोनों बेटों की पत्नियों से वो एक अच्छे सास की तरह व्यवहार करती, लेकिन दिव्या को एक तरह से घर की नौकरानी बना रखा था। दिव्या ने इस बात का कभी बुरा नहीं माना कि उसकी सास किस तरह भेदभाव करती है। तुमसे जिस तरह मेरी माँ व्यवहार करती है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं ला दिया करूंगा, चरण ने दिव्या से कहा। तब दिव्या बोली, अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से कभी अलग नहीं करूंगी। आगे से ऐसी बातें नहीं कहना। वो आज नहीं तो कल जरूर बदलेंगी, मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर, दिव्या ने चरण से कहा। उसकी बात सुनकर चरण को सुकून मिला। एक दिन की बात है, दिव्या को तेज बुखार था, इसलिए वो सो रही थी। चंचला सुबह उठी तो देखा कि घर का सारा काम यूं ही पड़ा हुआ है। ये देखकर वो गुस्से में दिव्या के पास गई। ए दिव्या, अभी तक सो रही है? उठ, घर का काम कौन करेगा? हाँ, उठ जल्दी, वो उस पर चिल्लाई। दिव्या की नींद खुल गई और कमजोर आवाज में बोली, मुझे आज बुखार है सासू माँ, बहुत ज्यादा। तुझे बुखार है तो मैं क्या करूं? उठ, अपनी देवरानी और जेठानी के लिए कॉफी बनाकर ला। उन्हें सुबह सुबह कॉफी पीने की आदत है। चल उठ जा। जब उसने कहा तो दिव्या को मजबूरन उठना पड़ा और उसने उस कमजोर हालत में घर के सारे काम निपटाए। एक दिन चंचला घर से बाहर कहीं जा रही थी कि अचानक फिसलकर गिर पड़ी। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि उसे 10 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। तब से चंचला बिस्तर पर थी। तब उसने अपनी दोनों प्यारी बहुओं को बुलाया और बोली, देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, जरा मुझे कुछ देर के लिए आंगन में तो ले चलो। चंचला के कहने पर बहुएं बोली, अरे हम क्या करें, ऐसे भी हम अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रहे हैं।
दोनों ने उसकी रत्ती भर परवाह नहीं की और चली गई। चंचला को बहुत बुरा लगा। वो बिस्तर पर लेटी रही। तभी दिव्या चंचला के लिए खाना लगा कर लाई। सासू माँ, खाना खा लीजिए, फिर दवा लीजिएगा। दिव्या अपनी सास के पास ही रही जब तक उसने खाना पूरा ना खा लिया। फिर उन्हें दवा देकर कमरे से बाहर चली गई। दिव्या ने उन पूरे 10 दिन अपनी सास का बहुत ध्यान रखा। तब चंचला को समझ आया कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। वो 10 दिन से पहले ही पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब चंचला दिव्या को अपनी बेटी की तरह देख रही थी। उसमें आए इस बदलाव को देखकर हर कोई घर में बहुत खुश था। रामेश्वरी और श्रावणी सास और बहू 5 रुपए प्लेट में इडली देकर अपना ठेला चला रही थी। सभी उनके ठेले पर आकर इडली खाया करते थे। अब तो ये खबर पड़ोस के गांव तक भी फैल गई थी और वहां के लोग भी सुबह सुबह इडली खाने उन्हीं के गांव चले आते थे। एक दिन एक आदमी ने इडली खाई और 5 रुपए से ज्यादा पैसे देने लगा। यहाँ एक प्लेट इडली सिर्फ 5 रुपए की है बाबूजी। मुझे पता है, लेकिन 5 रुपए में आपको क्या लाभ मिलता होगा, इसीलिए दे रहा हूँ, उस आदमी ने कहा। ये सुनकर रामेश्वरी ने जवाब दिया, हम ये दुकान लाभ के लिए नहीं चला रहे, बस चाहते हैं कि सब यहाँ आकर इडली खाएं और खुश रहें। 5 रुपए ही दीजिए। जब वो ये बात कह रही थी, उसका पोता श्रवण सब सुन रहा था कि वो क्या कह रही है और समझने की कोशिश भी कर रहा था। एक दिन जब श्रवण स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने एक व्यक्ति को सामने से आते देखा जो बहुत कमजोर लग रहा था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जब तक श्रवण उसके पास पहुंचा, वो अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो गया। श्रवण ने तुरंत उसे जाकर उठाया और कहा, दादा थोड़ा पानी पी लो। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उस बूढ़े को पानी पिलाया। वो बूढ़ा इतना प्यासा था कि उसने गटागट करके सारा पानी पी लिया। भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, वो पेट पकड़कर कह रहा था। श्रवण ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दूर एक होटल दिखाई दिया। वो तुरंत होटल पर गया। उसके पास 5 रुपए थे। उसने कहा, ये लो 5 रुपए, मुझे खाना दे दो। उसकी बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा। आजकल 5 रुपए में मिलता क्या है, हमारे यहाँ खाना 20 रुपए का है तुम्हारे पास? उसने कहा। श्रवण दौड़कर अपने घर गया और देखा कि रामेश्वरी खाना बना रही है। उसने तुरंत जाकर रामेश्वरी को उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया। फिर दोनों जाकर उस बूढ़े को अपने घर ले आए और रामेश्वरी ने उसे अच्छे से खाना खिलाया। उस बूढ़े आदमी ने श्रवण को आशीर्वाद दिया और चला गया। तब श्रवण ने अपने पास रखे 5 रुपए रामेश्वरी को दिए और कहने लगा, दादी ये 5 रुपए ले लो। तू ये पैसे मुझे क्यों दे रहा है, अपने पास ही रख। रामेश्वरी के कहने पर, दादी माँ आप जो भी आता है और इडली खरीदता है उसके लिए 5 रुपए लेती हैं, लेकिन उस आदमी ने तो पूरा खाना खाया। मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं कि पूरे खाने के पैसे दूं। ऐसे भी। जब श्रवण ने ऐसे कहा तो उसकी माँ अपने बेटे को इस तरह बातें करते देख बहुत प्रसन्न हुई। फिर एक दिन श्रावणी और रामेश्वरी दोनों शहर में सामान खरीदने गई। उन्हें जिन जिन चीजों की जरूरत थी उन्होंने खरीदा और वापस ऑटो से घर लौट रही थी। रास्ते में उन्हें एक परिवार दिखाई दिया। उस परिवार के 2 छोटे बच्चे कह रहे थे, माँ हम भूखे हैं, भूख लग रही है माँ, और रो रहे थे। तब माँ ने अपने पति से कहा, क्या तुम बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए नहीं ला सकते? सुबह खाया था, उसके बाद कुछ नहीं। बच्चों से कहो कि थोड़ी देर और सब्र करें। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ और खरीद सकूं। कुछ ही मील दूर पर रामेश्वरी और श्रावणी नाम की सास बहू एक ठेला चलाती हैं और 5 रुपए में इडली भरपेट खिलाती हैं। जब रामेश्वरी और श्रावणी ने सुना तो वो जल्दी जल्दी घर पहुंची और बहुत सारी चीजें बनाकर उनके आने की बाट जोहने लगी। वो परिवार उनके घर के पास पहुंचा। रामेश्वरी जी कहाँ रहती बताएंगी? उन्होंने श्रावणी से पूछा। यही घर है उनका, आइए। वो उन्हें घर के अंदर ले गई और उन्हें बिठाकर अच्छी तरह से खाना खिलाया। उन्होंने खूब खाया और 5-5 रुपए देकर चले गए। उस रात जब श्रवण रामेश्वरी के साथ सो रहा था तो अचानक कहने लगा,
दादी माँ, सुबह तुम सिर्फ 5 रुपए में भरपेट इडली खिलाती हो, लेकिन दोपहर में 5 रुपए में कोई पूरा खाना नहीं खिलाता। वो बेचारा बूढ़ा तुम्हें याद है? उसके पास खाना खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। उस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो बिना खाए रात में सो जाते होंगे। ये कहकर उसकी नींद लग गई। रामेश्वरी ने जब श्रवण की बात को ध्यान से सुना तो वो पूरी रात इसी पर विचार करती रही। रामेश्वरी ने उस परिवार के बारे में भी सोचा जिसके पास सिर्फ 5 रुपए थे और किस तरह उन्होंने उसके पूरे परिवार को खाना खिलाया था। वो सुबह उठकर श्रावणी के पास गई। बहू श्रावणी, कल से हम 5 रुपए में दोपहर का खाना भी खिलाना शुरू करें क्या? उसने उससे कहा। तो श्रावणी तुरंत बोल पड़ी, सासू माँ, मैं खुद आपसे ये बात कहना चाहती थी, लेकिन आपने पहले कह दी। श्रावणी ने कहा तो रामेश्वरी बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद से सास बहू ने 5 रुपए में दोपहर का खाना देना भी शुरू कर दिया। ये खबर भी अड़ोस पड़ोस के सारे गांव तक पहुंच गई और लोग आकर दोपहर का खाना भी उनके ठेले से खाने लगे।